आज हम बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की जो लास्ट वाली यूनिट है, हमारा जो पेपर है बीएससी फाइनल ईयर में, जो जियोलॉजी में हमारा पेपर सेकंड है, उसकी जो लास्ट वाली यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स, जैव सांख्यिकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैटिस्टिक्स, two Latin words. First is Latin and the second one is Italian. Latin शब्द status and Italian word statista और German word statistic से derive है, और statistics in हिंदी सांख्यिकी। सांख्यिकी की परिभाषा प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी एक विज्ञान है जिसमें किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से अन्वेषक, रिसर्चर किसी प्रयोग का पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन करके आंकड़ों को इकट्ठा करता है, उसका वर्गीकरण करता है और उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। Statistics involves collection, arrangement, analysis and interpretation of the numerical facts so as to draw scientific conclusions or to make effective decisions. देखिए, मजाक में लोग कहते हैं कि statistics is like bikini that exhibits so many things but hides vital parts. Statistics शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1749 में एक जर्मन गणितज्ञ था, गॉटफ्रॉइड एकेनबॉल, उसने किया था और उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहते हैं। गणित में सांख्यिकी का समावेश, ऐसा कहते हैं कि ये जितने भी गैम्बलर्स थे, इन्होंने इसको फंडिंग किया, प्रोबेबिलिटी को, स्टैटिस्टिक्स को, उससे बहुत ज़्यादा इस विज्ञान का विकास हुआ। और 19वीं शताब्दी के तीन प्रमुख गणितज्ञों एफ गॉल्टन, कार्ल पियर्सन एंड आर ए फिशर ने कोरिलेशंस और रिग्रेशंस पर कार्य किए, सहसंबंध और प्रतिगमन विषय पर कार्य किए और उनके कार्यों द्वारा सांख्यिकी की सार्थकता सिद्ध हुई और सांख्यिकी को विज्ञान का दर्जा मिला। देखिए, स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड्स की अपनी लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। देखिए, सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, न कि व्यक्तिगत इकाइयों का। जैसे कि सांख्यिकी के द्वारा हम किसी जंतु की औसत उम्र को स्टडी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के किसी एक इंडिविजुअल की एज का स्टडी नहीं कर सकते। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स साधन मात्र है, समस्या का समाधान नहीं है। सांख्यिकी हमेशा परिमाणात्मक, मैग्नीट्यूड तथ्यों का अध्ययन करती है, न कि क्वालिटेटिव या गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। देखिए, जीव विज्ञान में सांख्यिकी का जो उपयोग होता है वो जैव सांख्यिकी कहलाता है, बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाता है। बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स। और बायोस्टैटिस्टिक्स के द्वारा इसका व्यापक अनुप्रयोग किया जाता है बायोलॉजी में, तो दैट इज बायोमेट्री। बायोस्टैटिस्टिक्स को हम मोटे तौर पर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: descriptive biostatistics, inferential biostatistics and business biostatistics. फ्रांसिस गाल्टन, जिसे बायोस्टैटिस्टिक्स का जनक कहते हैं, और फ्रांसिस गाल्टन को ही यूजेनिक्स, सुजननिकी, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं हम, सुजननिकी एक विज्ञान है जिसके द्वारा मेरिटोरियस जीन्स को आगे प्रमोट किया जाता है। तो ये यूजेनिक्स जो साइंस है, फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रांसिस गाल्टन एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स फ्रांसिस गाल्टन ने बहुत काम किया बायोस्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में। WFR वेल्डन ने बायोमेट्री शब्द का प्रयोग बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए किया। फंक्शंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, महत्वपूर्ण कार्य जो हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के, तथ्यों को निश्चित संख्याओं में प्रदर्शित करना, इसमें वैज्ञानिक तथ्यों को शुद्ध, निश्चित और स्पष्ट बनाया जाता है।
बहुत सारे जैविक तथ्यों को आसानी से संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे जीवों की लंबाई की बात करनी हो, उनके भार की बात करनी हो, जीवों की आयु की बात करनी हो, तो इन तथ्यों को संख्याओं के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों देखिए, इसमें कुछ सीमाएं हैं। बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, जैसे कलर है, इंटेलिजेंस है, ऑनेस्टी है। इन सबको संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। तो इनके लिए इन तथ्यों को गुण संबंध का विश्लेषण करके इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो कार्य है, जटिल जैविकी तथ्यों को समझने योग्य सरलतम रूप देना, ये भी बायोस्टैटिस्टिक्स का कार्य है। हम मेंडल को पढ़ते हैं। मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के पौधों पर, पाइसम सटाइवम। कई प्रकार के क्रॉस किए उन्होंने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। और इन क्रॉस के द्वारा उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले। इन क्रॉस के द्वारा दो प्रकार के रेशियोज आते थे, फिनोटिपिक रेशियोज एंड जीनोटिपिक रेशियोज। तो देखिए, उसमें 3:1 का रेशियो आता है, 9:3:3:1 का रेशियो आता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का रेशियो आता है। अब ये जो रेशियो हैं, ये जो अनुपात हैं, इनसे ये जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, इनके द्वारा जो ये अनुपात आए, इनसे हम सहमत हैं या नहीं हैं, ये हम स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके इनकी सार्थकता का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे पूर्व में हमने काई स्क्वायर परीक्षण टेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो काई स्क्वायर टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुडनेस ऑफ फिट। सार्थकता का परीक्षण है। नल हाइपोथेसिस काम करती है इसमें। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है, कोई अंतर है या नहीं है, अंतर है तो सार्थक है या नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस के बेस पर हम वो अंतर की सार्थकता को निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम ह्यूमंस में बात करें, जो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये क्या, इनको जो हम एक्सप्रेस करते हैं, भाई हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है। इन सब की अभिव्यक्ति एक तरह से अधूरी है जब तक कि हम उसको संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत ना करें। तो संख्या यहाँ भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ मरकरी, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ मरकरी। तो ये डेटा जब हमारे पास में होता है तो हम बड़े ही सार्थक तौर पर इस ब्लड प्रेशर की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कोई मेडिसिन अप्लाई किया हमने पेशेंट्स के ऊपर, तो उसकी क्या रेस्पॉन्स मिले, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह के रेस्पॉन्स मिलेंगे। अलग अलग समय पर जब हम मेडिसिन को अप्लाई करेंगे तो अलग अलग रेस्पॉन्स मिलेंगे। तो ये सारा जो डेटा है, उन सबको, ये जो संख्याएं हैं, इन सबको हम बायोस्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशन के द्वारा जीवों में लक्षणों की भिन्नता का ज्ञान कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन ने बायोलॉजी में बायोस्टैटिस्टिक्स पर काफ़ी काम किया। उन्होंने बहुत सारे फादर्स एंड सन्स की हाइट का स्टडी किया और उनमें कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट थ्योरी को प्रोपाउंड किया। तो ये इस तरह के जो ये कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटाज हैं, उनको इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाने का काम करती है बायोस्टैटिस्टिक्स। तीसरा काम है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना और उनमें संबंध स्थापित करना। एक बहुत बड़ा रोल है तुलनात्मक अध्ययन करने में बायोस्टैटिस्टिक्स का, कंपेरेटिव स्टडी। इसमें क्या किया जाता है कि सरल डेटा या सरल आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर मीन, माध्य, सहसंबंध इत्यादि स्टैटिस्टिकल मेजर्स और कॉफिशिएंट्स, रेशियो, परसेंटेज ज्ञात किए जाते हैं।
अगला, समस्याओं को निश्चयात्मक स्वरूप देना और उनके विस्तार व महत्व पर प्रकाश डालना। जैविक अनुसंधानों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, लेकिन ये निष्कर्ष वैलिड हैं, जेन्युइन हैं, या इन पर आगे और कुछ रिसर्च बेस की जा सकती है कि नहीं, ये सब बायोस्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशन के द्वारा इन आंकड़ों को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। अगला है तथ्यों के बीच सहसंबंध की जानकारी, नॉलेज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन फैक्ट्स। बायोस्टैटिस्टिक्स मेथड्स के द्वारा दो या दो से अधिक प्रकार के बायोलॉजिकल फैक्ट्स में कोरिलेशन को खोजा जाता है। इफ देयर इज एनी कोरिलेशन, यदि कोई सहसंबंध है या नहीं है, यदि कोरिलेशन सहसंबंध है दो फैक्ट्स के बीच में तो कैसा है और कितना है, वो जो फैक्ट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। जैसे सिंपली हम बात करें कि क्या मनुष्य की हाइट और उसकी वेट दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं या नहीं है, या इनमें कोई कोरिलेशन है या नहीं है, तो इस तरह की बात है। अगला है जैव सांख्यिकी द्वारा वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण और भविष्य के लिए पूर्वानुमान। प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर बाय बायोस्टैटिस्टिक्स। भविष्य का अनुमान बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा वर्तमान स्थितियों का एनालिसिस करके लगाया जा सकता है। मेडिसिन प्रोडक्शन के क्षेत्र में, मेडिसिन टेस्टिंग के क्षेत्र में, फ्यूचर प्रेडिक्शंस में बायोस्टैटिस्टिक्स काफ़ी काम में आ रही है। जैसे कि वर्तमान में हम देख सकते हैं कि अभी कोरोना पेंडेमिक अपने एक सीवियर दौर में चल रहा है, और काफ़ी लंबे समय से ये आशा की जा रही है कि भाई वैक्सीन का प्रोडक्शन डिफरेंट लैब्स, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ट्राई कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैब्स हैं, वो काम कर रही हैं। वो जब वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा तो वैक्सीन का टेस्टिंग भी होगा, फिर वो वैक्सीन किस तरीके से अलग अलग एज ग्रुप्स पर किस तरीके से काम करेगी, अलग अलग वेदर कंडीशंस में कैसे कैसे काम करेगी, वो वैक्सीन जो है कितनी इफ़ेक्टिव होगी। तो इस तरह के जो रिसर्च हैं, इनमें भी जो है जब इसकी टेस्टिंग की जाती है तो बायोस्टैटिस्टिकल डेटा का उपयोग करके और इस तरह के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। जेनेटिक्स के क्षेत्र में, आनुवंशिकता विज्ञान के क्षेत्र में, जिसमें कि मेंडल एक पाइनियर था, उसमें मेंडल ने अपने जो लॉज दिए वो एक तरह से पाइनियर लॉज के रूप में काम किया। तो ये सारे लॉज जो हैं जेनेटिक्स में, और हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं जीनों की फ्रिक्वेंसी है, जीन म्यूटेशंस हैं, इमाइग्रेशंस है, एमाइग्रेशंस है, जीवों में आइसोलेशन है, कई प्रकार का आइसोलेशन होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। तो इसके द्वारा फिर आगे स्पेसिएशन होता है। तो ये सब जो जेनेटिक्स के फील्ड्स हैं उनमें भी बायोस्टैटिस्टिक्स का अप्लाई करके और मतलब रिजल्ट्स को एस्टिमेट किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो विज्ञान है, वर्गीकरण विज्ञान में बायोस्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बहुत सारी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन। बायोस्टैटिस्टिक्स की सहायता से हम पॉपुलेशंस, जनसंख्याओं का अनुमान लगा सकते हैं रेंडम सैम्पलिंग करके, और कई प्रकार से हम बायोस्टैटिस्टिक्स के द्वारा पॉपुलेशंस का अनुमान लगा सकते हैं। इकोलॉजी, पारिस्थितिक विज्ञान में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं और उनके पर्यावरण के बीच संबंध को बायोस्टैटिस्टिक्स के द्वारा दिखाया जा सकता है, समझा जा सकता है। बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, इनका पॉपुलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉपुलेशन और फैक्टर्स के बीच में क्या इंटरेक्शंस होती हैं, किस हद तक वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सारा एस्टिमेट करने में इन द फील्ड ऑफ
इकोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स काफ़ी लाभदायक है। तो धन्यवाद।